हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। दोस्तों, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के काफी सारे लेक्चर जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूं। आज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का लास्ट लेक्चर है, यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। इस यूट्यूब पर मैंने सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, सारे स्टडी नोट मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट इन स्टडी नोट्स को देखेगा, अपना स्टडी मटेरियल ढंग से पढ़ेगा, तो आराम से गुड मार्क्स से वो अपना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट अच्छे मार्क्स से सेल्फ स्टडी के साथ इजीली निकाल सकता है। इसके अलावा एक और चीज है कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि किसी टॉपिक को मुझे दोबारा से कराना है, वो ऑलरेडी मैंने करा दिया है, बट अगर आप चाहते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफ वांट डिमांड, तो उस टॉपिक को मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा, यानी और दोबारा से टॉपिक को करा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। बट जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का सिलेबस पूरा होने के बाद मैं अपना नया जो है एक नया सिलेबस जो है, मान लीजिए आप बोलते थे एक नया पेपर जो है वो मैं स्टार्ट करूंगा, तो 19 के बाद मैं पेपर नंबर 20 जो है अपना स्टार्ट करूंगा। इसका भी पूरा कोर्स कंटेंट मैं डाल दूंगा इस यूट्यूब चैनल में, धीरे धीरे करके जो है वीडियोस आती जाएंगी। चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर है कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट का, जो कि बहुत ही छोटा है टॉपिक, हम ऑलरेडी कंसेप्ट इसका पढ़ चुके हैं। स्टडी नोट नंबर, दोस्तों हम लोग जो है अपना स्टडी नोट नंबर 7 हम लोग कर रहे थे अपना कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम। उसके अंदर 15-16 कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने थे, बहुत सारे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, छोटे मोटे रिमेनिंग मेरे ख्याल से 2-3-4 जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रह गए हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। ऑडिट ऑफ पैकिंग मटेरियल, मतलब जैसे मान लीजिए हर एक पॉइंट्स है इसके ना, सब पॉइंट्स बहुत सारे, इतने सारे जो सब पॉइंट्स हैं, लेकिन एग्जाम में कोई 4 से 5 पॉइंट्स अगर हम लिख देंगे तो उसके ही सफिशिएंट नंबर हमें मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे नहीं कि स्टडी मटेरियल में अगर 20 पॉइंट दिए तो पूरे 20 के 20 पॉइंट लिखने, 4 से 5 पॉइंट्स हमें लिख देने हैं। 3 मार्क का है तो 3 से 4 पॉइंट सफिशिएंट है, 5 मार्क का है तो 5 से 6 पॉइंट सफिशिएंट है, 8 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है तो वो सफिशिएंट होगा, 10 पॉइंट सफिशिएंट है। कह रहे ऑडिट ऑफ पैकिंग मटेरियल, अब पढ़ो ये पहला पॉइंट, एफर्ट शुड बी मेड टू नेगोशिएट द रेट एट हाई वैल्यू कंज्यूमेशन पैकिंग मटेरियल। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्शन, कोई सामान बनाते हैं, कोई कपड़े का सामान भी बनाते हैं मान लीजिए, तो आप उसके लिए जो कच्चा माल, यानी जो कपड़ा खरीदेंगे कच्चा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी जगह जाना पड़ेगा, रेट पता करने पड़ेंगे, नेगोशिएशन करना पड़ेगा, जो मटेरियल अच्छी क्वालिटी का और सस्ते दाम पर मिलेगा वही आपको खरीदना पड़ेगा। आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, नहीं भाई इतने का नहीं, इतने का लूंगा मैं, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। स्टेप शुड बी टेकन टू रिड्यूस हैंडलिंग लॉसेस वेस्टेज, आपको कोशिश करनी है भाई कि कम से कम लॉस हो, वेस्टेज हो, ठीक है ना। और आप हैंडलिंग, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जितनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उतना ही मटेरियल जो है अपने जो है, जो भी अपनी कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर रखें। बेकार का ज्यादा मटेरियल की स्टोरेज रखना फायदा नहीं, आपको स्टोरेज कॉस्ट बहुत सारे नुकसान होते हैं उससे। आपको एंश्योर करना पड़ेगा कि भाई आपको जो इन्वेंट्री का बैलेंस सही से प्रॉपर मैच होना चाहिए, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड कर दें और कंजम्पशन माइनस कर दें तो क्लोजिंग स्टॉक के बराबर होना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस minus consumption is equal to closing inventory. If you can say that there is a matching, so we can say that yes, we have a proper inventory stock or balancing, we can say that. आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आपको मेथड आपके लिए सुटेबल है, फीफो सुटेबल है, लीफो सुटेबल है, एवरेज मेथड सुटेबल है, वेटेड एवरेज मेथड सुटेबल है। जो होगा वो आप देख लीजिएगा और आपको लगता है और उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करिएगा। और अगर किसी साल आपको लगता है कि हमें मेथड को चेंज करना चाहिए तो डेफिनेटली आपको चेंज करना चाहिए, फीफो, लीफो, एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, जो भी मेथड आपको लगता है। कोई भी 5-6 पढ़ लीजिए, ऐसे नहीं सारे पॉइंट्स ही पढ़ने हैं, ऐसा नहीं सारे पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत है। जब भाई पेपर में 8 नंबर का 10 पॉइंट ही मैक्सिमम आएंगे, 20-25 पॉइंट पढ़ने की जरूरत क्या है। अगला पॉइंट ये वाला देखना, डिमरेज और डिटेंशन चार्जेस और एनी पेनल्टी लेविड शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जो डिमरेज चार्जेस हो गए, डिटेंशन चार्जेस हो गए, कोई पेनल्टी के चार्जेस हो गए, वो जो है हमारा लैंडेड कॉस्ट में हमें ऐड नहीं करना, ध्यान रखना, ऐड नहीं करना, शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, यानी आपको उसमें ऐड नहीं करना। सिंपल सी बात है, डीमर्जेज चार्जेस आपकी लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल में नहीं आएंगे, डिटेंशन चार्जेस नहीं आएंगे, कोई पेनल्टी जो है वो नहीं आएगी। आइए ये तीनों पॉइंट्स देख लीजिएगा। चेकअप, आपको चेक करना है वेदर ऑल रिसिप्ट हैव बीन करेक्टली वैल्यूड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट फ्रेट एंड अदर इंसिडेंशियल चार्जेस। ओके, आपको जो भी रिसिप्ट्स आई है, मान लीजिए जो भी इन्वेंट्री डिस्पैच किया है, परचेज किया है, जो भी रिसिप्ट्स हैं,
वो आपको प्रॉपरली अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा कि क्या रिकॉर्ड करी है या नहीं। रिकॉर्ड कर ली है तो वेल एंड गुड, नहीं करी है तो सिंपल से रिकॉर्ड करो। सिंपल सी बात है, रिसिप्ट आपकी जो भी माल खरीदा है, बेचा, जो कुछ भी किया है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो आपको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट है चेक द ट्रेंड ऑफ रेट्स ऑफ की पैकिंग मटेरियल फॉर प्रीवियस। आप जो भी मटेरियल खरीद रहे हैं ना, मतलब जो भी मटेरियल से रिलेटेड डीलिंग कर रहे हैं, पिछले 5 साल का कोई डेटा निकाल लो। चेक द ट्रेंड ऑफ कंजम्पशन, ट्रेंड ऑफ कंजम्पशन का देख लीजिए आप पिछले 5 सालों का। ये हमारा पॉइंट था, छोटे छोटे पॉइंट से लगभग। अगला पॉइंट है हमारा ऑडिट ऑफ सेल्स वैल्यू। इन चेकलिस्ट का ध्यान रखना है हमें। मोर फोकस रखना है हमें एक कैटेगरी और बी कैटेगरी, जिनसे मान लीजिए जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो उन कैटेगरी पर ही अपना ज्यादा एफर्ट दीजिए। ऐसा नहीं कि बाकियों पर भी दीजिए, लेकिन ज्यादा, जिससे आपको रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, ताकि आप अपने खर्चों को तो पूरा कर सकोगे। चेक वेदर एफर्ट हैव बीन मेड टू इंक्रीज द सेल रियलाइजेशन टू एब्जॉर्ब एनी इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल सी बात है भाई, आप उन्हीं अपने एफर्ट्स करिए ताकि आपकी सेल इंक्रीज हो। आपकी सेल इंक्रीज होगी तो आपका कंट्रीब्यूशन भी आपका इंक्रीज होगा। कंट्रीब्यूशन का मतलब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है। सेल बढ़ेगी तो आपका ऑटोमेटिक जो है वो क्या बढ़ेगा, आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट, चेक वेदर एफर्ट हैव बीन मेड टू प्रोक्योर मोर ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट। क्या हमारी जो टीम है वो क्या हमारे एफर्ट मारे कि हमारी हमें और डिमांड ऑर्डर आने चाहिए। सपोज सन 2020 में हमें मान लीजिए 10 मैट्रिक टन ऑर्डर आया, एग्जांपल वो समझ लीजिए बस, भले जो कम है ज्यादा है वो क्वांटिटी पर फोकस मत करिए। 10 मैट्रिक टन का ऑर्डर आया हमारे पास, 2021 में 20 का आया, तो हम मानेंगे भाई हमारी टीम अच्छा काम कर रही है, एफर्ट्स और लाई है। फिर अगले साल 25 आएगा, फिर 30, फिर 32, फिर 34, फिर 36, ऐसे ही मतलब इंप्रूवमेंट हो रही है। फोर्थ पॉइंट, चेक करो वेदर कंपनी हैज डाइवर्टेड रिसोर्स एलोकेशन फ्रॉम हाई वैल्यू प्रोडक्ट टू हाई कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट। भाई आपको जो अपने प्रोडक्ट को, रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना है, जो जिनसे ज्यादा आपको प्रॉफिट होता है, जिनकी मार्केट में ज्यादा सेल है, जो कैटेगरी ए के हैं, कैटेगरी बी के हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिसोर्स को एलोकेट करना होगा। चेक करिए वेदर देयर इज एनी एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर प्रोडक्ट एंजॉयिंग हायर कंट्रीब्यूशन। ओके, आपको क्या करना है, एक्सपेंशन करना पड़ेगा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को। Check that there is a proper balance between the opening stock, production, sales and closing stock in order to ensure no unnecessary locking up of working capital in terms of closing stock। सिंपल सी बात है, आपको देखना पड़ेगा जितने मटेरियल की आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही मटेरियल खरीदिए और अपना स्टोर में रखिए। बेकार में अपना ज्यादा मटेरियल स्टोर करने से आपको स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा आएगी, उसकी रखरखाव पर आपको ज्यादा खर्चे आएंगे और वेस्ट हो गया तो आपको नुकसान ही नुकसान है। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, आई थिंक यस, इसके बाद कोई पॉइंट नहीं है, तो हम ऑडिट ऑफ सेल्स रिलेटेड से लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। Ensure that any increase in production capacity has resulted increase in sales quantity without affecting corresponding sale realization। कहने का मतलब है अगर हम सामान ज्यादा बना रहे हैं, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्टिव में हमारी सेल भी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम केवल सामान बनाए जा रहे हैं बट मार्केट में बिक नहीं रहा, वो पड़े पड़े हमारा वेस्ट हो जाए और हमारा नुकसान हो। तो ये था ऑडिट ऑफ सेल्स वैल्यू से रिलेटेड सारे पॉइंट्स, लगभग सब के सब इजी पॉइंट्स हैं। अब क्या है, ओवरऑल चेकलिस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम। सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट एक ये समरी वे में हमें पढ़ना है जो चेकलिस्ट है हमें कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड। इससे पहले हमने कितने 15-16 जो भी हमने पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, उनका अब यहाँ पर 1-2-3 पेजेस के अराउंड ये जो हमारा है वो हमें एक पॉइंट्स पढ़ने हैं। उसके बाद हमारा जो स्टडी नोट नंबर है ये हमारा फिनिश हो जाएगा और कॉस्ट ऑडिट हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। वैसे हमने पढ़ लिया है सारे टॉपिक, बट एक बार समरी वे में पढ़ लेते हैं इसको। चेकलिस्ट कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड कह रहा है नेचर ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एक्वायर द प्रीवियस ईयर एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स एटलीस्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों की एनुअल रिपोर्ट और अकाउंट्स को निकालो। द स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव शैल आल्सो बी चेक्ड। आपको देखो कि भाई बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। नोट्स केप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफ एज कंटेंट इन द मेमोरेंडम। अगर आपको नोट्स बनाने की जरूरत है तो नोट्स आप बना लीजिए और रख लीजिए अपने पास, जो मेमोरेंडम आर्टिकल में मेंशन्ड है। कह रहा है ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी कंपनी का, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, क्वालिटी को इंप्रूव करना, कस्टमाइज प्रोडक्शन, यानी आप प्रोडक्शन को इस तरीके से करो कि स्मूथली चले। उसको आपको आपको ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीजों को। ऑनरशिप देखना पड़ेगा, ऑनरशिप क्या है कि कंपनी क्या पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, एमएनसी है, मेजर शेयर होल्डर कौन है, मैनेजमेंट की पोजीशन क्या है शेयर होल्डर के बीच में। आइडेंटिफाई एंड कीप नोट्स ऑन लीगल फॉर्म्स। कहने का मतलब ये कि भाई सारी चीजों को आपको जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, और क्या नाम है उसका, जो नोट्स आपको चाहिए जो नोट्स मंगा लीजिए, अपने भी बनाइए, और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट चाहिए तो उस मैनेजमेंट से मांगिए उस कंपनी की, वो मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करेगी।
कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, आप देखिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या है, सब्सिडरी क्या है, एफिलिएट्स, ओनरशिप परसेंटेज क्या क्या है, डेट्स ऑफ एक्विजिशन क्या है, कंपनी रिकॉर्ड से रिलेटेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को देखिए, फॉरेन टेक्निकल कोलैबोरेशन क्या है, एग्रीमेंट क्या क्या है, अदर एग्रीमेंट क्या क्या है, ऑब्टेन कॉपीज और नोट्स, अगर आपको लगता है कि आपको किसी की कॉपी चाहिए, किसी डॉक्यूमेंट की, मेमोरेंडम एसोसिएशन की या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, तो आप मांग सकते हैं, अपने पास संभाल कर रखिए। कह रहा है ओनली मटेरियल इंफॉर्मेशन need to be obtained, notes kept in respect of that contained in the secretarial records and register since these contain must detail, आपको जो है इन सब जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी डिटेल अपने पास रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। फेमिलराइजेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी, आपको जिस कंपनी का भी आप कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस कंपनी का आप कॉस्ट ऑडिट कर रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए कम से कम, उनके अंदर की बातें ना पता हो लेकिन वो है कौन वो तो पता होना चाहिए कम से कम। हेड ऑफ फाइनेंस कौन है, अकाउंट्स का हेड कौन है, कॉस्टिंग का हेड कौन है, जिससे आपको रिक्वायरमेंट होगी अपने कॉस्ट ऑडिट के काम को आराम से स्मूथली पूरा करने के लिए, ठीक है ना। अदर डायरेक्टर कौन है, KMP की मैनेजरियल पर्सन कौन है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड एडमिन अथॉरिटी कौन है, है ना। और क्या नाम है इसका, क्या नाम है, MIS का कंट्रोल किसके पास है, कॉस्ट कंट्रोल किसके पास है। फेमिलराइजेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल, कहने का मतलब ये कि हेड ऑफ अकाउंट्स कौन है, हेड ऑफ फाइनेंस कौन है, हेड ऑफ कॉस्टिंग कौन है, ओके ना, हेड ऑफ HR कौन है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, बैकग्राउंड कम से कम थोड़ा बहुत, तो ऐसा नहीं कि पूरा अंदर डीप पता होना चाहिए, लेकिन कम से कम भैया ये तो पता होना चाहिए कि अगर आपको हेड ऑफ फाइनेंस से कोई काम है तो कौन है, नहीं पता तो भाई किसी से पूछ लो कंपनी के अंदर, हु इज द हेड ऑफ फाइनेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, द कैंडिडेट विल, यू कैन से दैट शेयर विद यू द पाथ, go there and you will see the cabin of head of accounts, head of finance, head of HR, head of legal, whatever as per your requirement। कह रहा है मेन और सेंट्रल और हेड ऑफिस एडमिन ऑफिस, अदर फंक्शनल मैनेजमेंट, एग्जांपल परचेज, परचेज का कौन है हेड, प्रोडक्शन का कौन है, फाइनेंस का कौन है। ऑब्टेन डिटेल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शोइंग फंक्शनल रिलेशनशिप, आप क्या कर लीजिए भैया, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट क्या है कि कौन है इसके नीचे, कौन है इसके नीचे, कौन है इसके नीचे, कौन है, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आप पकड़ लीजिए और बाकी कंपनी के अंदर पता कर सकते हैं आप। Familiarity with the company policy, capitalization policy, debit credit lines, short term seasonal capital requirement, short term obligation and long term obligation क्या है, capital arrangement क्या है, प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, मेन प्रोडक्ट लाइन कौन सी है, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन की पॉलिसी क्या है, अदर पॉलिसी क्या है, इन सबके नोट्स आपके पास होने चाहिए सबकी। सेल्स पॉलिसी एंड सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स पॉलिसी एंड सेल्स मैनेजमेंट, प्राइसिंग पॉलिसी क्या है आपकी, एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, आपके प्रोडक्ट की इमेज क्या है देश के अंदर, यानी मतलब आपका जो लोकेलिटी है, एरिया है, ऑन ऑन कंट्री सेल पॉलिसी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या है, क्रेडिट कलेक्शन पॉलिसी क्या है, इन सबको आपके पास नोट्स है नहीं है तो भैया उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से आप मांगिए। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फैक्ट्री लेआउट, प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्शन प्लान्स, शेड्यूलिंग एटसेट्रा, प्लांट कैपेसिटीज एंड अदर फैसिलिटीज। कह रहा है ऑब्टेन द प्रोसेस फ्लो चार्ट, आप ऑब्टेन कर सकते हैं, डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं, प्लानिंग शेड्यूल मांग सकते हैं, चार्ट मांग सकते हैं, आप जो भी आपको चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सब देंगे आपको। अकाउंटिंग सिस्टम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कौन सा ERP यूज कर सकते हो, इंटीग्रेट अकाउंट्स, इंटरनल कंट्रोल सेटअप कैसे क्रिएट किया जाता है, कौन सा आप ERP यूज करते हो। ऑब्टेन द प्रोसेस मैनुअल, ओके, जो भी प्रोसेस मैनुअल भाई हम ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो एक प्रोसेस मैनुअल तो बना हुआ ना, वो ऑब्टेन कर लीजिए, वो पढ़ लीजिए, कम से कम एक ऊपर ऊपर की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। MIS, भैया आप बजट और बजट हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस तरीके से बनाते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, सैप करते हो, टैली करते हो, कुकबुक्स करते हो, विनसेटल करते हो, ब्लैकलाइन करते हो, ओरेकल यूज करते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो। ऑब्टेन एन आउटलाइन ऑफ द स्कीम अडॉप्टेड, कह रहा इंटरनल ऑडिट सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम, इंटरनल ऑडिट मैनुअल, ऑब्टेन इंटरनल ऑडिटर्स मैनुअल एंड रिपोर्ट्स
ऑन एरियाज कवर्ड। कॉस्ट रिकॉर्ड स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो गया, अदर रिलेटेड रिकॉर्ड्स अपने पास रखिए, कॉस्ट स्टेटमेंट एंड रिलेटेड स्टेटमेंट आप मंगवा सकते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स मैनुअल मंगवा सकते हैं, प्रीवियस ऑडिटर प्रीवियस कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट अगर आप पढ़ लोगे ना कम से कम 2 साल का भी अगर आपने पढ़ लिया तो आपको इस साल की ऑडिट करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मान लीजिए अगर आप नए कॉस्ट ऑडिटर हो या आपकी इस कंपनी के लिए पहली कॉस्ट ऑडिट है, तो अगर आप पिछले कॉस्ट ऑडिटर ने जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दी है अगर आप सही से पढ़ लोगे तो आपको क्या सारी चीजें इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ऑब्टेन देम फ्रॉम द कॉस्ट डिपार्टमेंट से सारी इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाएगी। जो भी हमने पढ़ा है उसका भी एक और शॉर्ट फॉर्म कि इलस्ट्रेटिव चेकलिस्ट होनी क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट आप मंगवा लीजिए, प्रोसेस किस तरीके से आप प्रोसेस का फ्लो चार्ट क्या वो मंगवा लीजिए, आप ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोडक्शन एरिया, मशीन लोकेशन कहां पर है उसका आप एक चार्ट मंगवा लीजिए या डिटेल मंगवा लीजिए, लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर प्रोडक्शन हो या सर्विसेज हो उसकी लिस्ट मंगवा लीजिए, आपके पास होनी चाहिए कम से कम। मशीन डिटेल ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर कैपेसिटी एंड ईच मशीन कॉस्ट सेंटर, मशीन डिटेल्स क्या कहाँ मशीन है उसकी लोकेशन क्या है सब आप डिटेल मांग लीजिए। कॉस्ट सेंटर वाइज मशीन वाइज डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्कर, वर्कर कितने वर्कर टोटल हैं, कहाँ कहाँ डिप्लॉय हैं, कहाँ कहाँ किस किस डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। प्रोडक्ट की डिटेल मंगवा लीजिए आप, डिटेल ऑफ एनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर अंडर एनी टेक्निकल कोलैबोरेशन, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट या बिल ऑफ मटेरियल, डिटेल ऑफ प्रोसेस केमिकल यूज कर रहे हैं आप, इनडायरेक्ट मटेरियल कौन कौन सा है, डिटेल ऑफ पैकिंग मटेरियल, टाइप्स ऑफ पैकिंग, स्टॉकिंग यूनिट्स एटसेट्रा, details of utility services separately for each type of utility water, detail of pollution control measure आपके पास होना चाहिए, details of product exported, export incentives, finance cost, budget control system क्या है आपका, cost accounting system and policy in fact, cost accounting की policy का आपके पास होना चाहिए डिटेल, system of capturing expense and income on booking thereof, सिस्टम क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं अपने एक्सपेंस को और इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए, डेटा रिक्वायर्ड फॉर द ऑडिट पीरियड, आपको बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, आपको इन्वेंट्री की डिटेल चाहिए, एक्सपेंस एनालिसिस की डिटेल चाहिए, डिटेल ऑफ ऑल रॉ मटेरियल कंज्यूम चाहिए आपको, रॉ मटेरियल की डिटेल चाहिए, पैकिंग रॉ मटेरियल डिटेल बोथ इन क्वांटिटी एंड वैल्यू चाहिए आपको, क्वांटिटेटिव डिटेल ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट फ्रॉम इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोडक्ट टिल फिनिश। ओके, आपके पास पूरी जो है ना क्वांटिटेटिव डिटेल और पूरा फ्लो चार्ट होना चाहिए रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक बनने तक। डिटेल्स ऑफ स्क्रैप, डिटेल्स ऑफ जो स्क्रैप और जो वेस्टेज है उसकी भी आपको डिटेल होनी चाहिए, डिटेल्स ऑफ यूटिलिटीज, डिटेल्स ऑफ यूटिलिटीज सेल प्रोड्यूस कितने हैं और जनरेटेड कितने हैं, डिटेल्स ऑफ यूटिलिटी कंज्यूम्ड बाय यूजर डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर इन क्वांटिटी इंक्लूडिंग यूटिलिटीज परचेज इफ एनी, कॉस्ट सेंटर वाइज एक्सपेंस एनालिसिस, कॉस्ट सेंटर वाइज एक्सपेंस एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, कॉस्ट सेंटर वाइज मशीन यूटिलाइजेशन डिटेल्स, डाउन टाइम कितना है, प्रोडक्ट वाइज रनिंग आवर कितना है, प्रोडक्ट वाइज सेल्स एनालिसिस क्या है, बेसिस ऑफ फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड एंड अदर ओवरहेड एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट, स्टैट्यूटरी रिटर्न्स एंड जीएसटी रिटर्न्स, कौन कौन सी रिटर्न्स इन्होंने फाइल कर दी उससे रिलेटेड, मतलब कि सारे नॉर्म्स जो है वो जीएसटी की सारे रिटर्न्स टाइमली फाइल करी है या नहीं करी है, मतलब वो ये कि जो है पॉइंट्स हम सारे पढ़ चुके हैं, बस इनका समरी वे में दोबारा पढ़ना था। डिटेल तो हम ये पढ़ चुके थे जब हम ये पॉइंट्स पढ़ रहे थे, जब एक एक की डिटेलिंग पढ़ रहे थे। दोबारा से मैं बता देता हूँ चैप्टर में था क्या, चैप्टर में था क्या वो हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पता है चैप्टर में क्या था मेनली ना, हमें जो ऑडिट कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम यानी कॉस्ट ऑडिट करते समय जो चेकलिस्ट का हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक कॉस्ट ऑडिटर उसकी फर्म को उसके टीम को, तो ये 15-16 पॉइंट्स है हमारे पास, कितने अगर हम देखें तो 15 या 16 थे, 16 पॉइंट्स है हमारे पास, इस 16 के 16 पॉइंट्स पढ़ने हैं हमें एक एक करके। ध्यान रखना जब हम एक एक करके पॉइंट्स पढ़ेंगे तो एक पॉइंट से मान लीजिए कि बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए स्टडी मटेरियल में, लेकिन हमें एग्जाम में जो करना है अगर 2 मार्क का है तो 3 पॉइंट्स लिख दीजिए, 3 मार्क का है तो 4 लिख दीजिए, 5 लाइन लिख दीजिए, 5 पॉइंट्स लिख दीजिए, 5 का है तो 8 लिख दीजिए, 8 का है तो 10 लाइन लिख दीजिए, तो उतना ही पढ़ना है, ये सारी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5-6 पढ़ लीजिएगा लाइन, जैसे इसमें इतने सारे पॉइंट दिए हुए हैं तो कम कम कर लीजिएगा, मैंने भी ऐसे करवाया था। अब जो इस 16 के 16 पॉइंट्स पढ़ने के बाद ना इनका समरी जो है यहाँ पर दिया गया एंड में जो अभी हमने पढ़ा था, तो 15-16 अगर हम पॉइंट्स पढ़ ले तो वही इन्होंने घुमा फिरा के पॉइंट्स फिर दोबारा से दिए हैं। ये वाले ये जो चेकलिस्ट है ये दोबारा हमारे पॉइंट्स वही के वही आ रहे हैं दोबारा के दोबारा।
ओके तो बस कहने का मतलब ये कि हर एक से मतलब 4-4 जैसे इससे मान लीजिए आप जैसे तो छोटा था तो मैंने सारे पॉइंट्स ही करा दिए 2 2 4 2 6 7 पॉइंट्स मैंने सातों के सातों करा दिए। लेकिन जिसमें अगर मान ली बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो ये भी मतलब जो हम पढ़ चुके हैं ना वही दोबारा पढ़ना है। तो दोबारा ये मैंने एक बार ये समरी जो है इसकी पढ़ा दी थी मैंने। तो आज हमारा कॉस्ट ऑडिट का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको दोबारा लगता है कि कोई टॉपिक मुझे कराना है तो आप डेफिनेटली मुझे बताना, मैं दोबारा उस टॉपिक को करा दूंगा। इसके अलावा अब नेक्स्ट लेक्चर यानी नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा, पेपर नंबर 20 स्टार्ट कर दूंगा मैं अपना। ओके इस पीएम अपना बीवीएम जो है वो मैं स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर से। ओके क्योंकि अगर कोई डाउट है कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट का, अगर आप ये कर लोगे, स्टडी मटेरियल पढ़ लोगे, जो मैंने पढ़ाया उतना पढ़ लोगे, स्टडी मटेरियल पढ़ लोगे, तो आपका आराम से अच्छे मार्क्स से सेल्फ स्टडी के साथ निकल जाएगा पूरा सिलेबस। चलिए अब मैं स्टार्ट करूंगा। अब हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर 20। ओके सो नाउ आई एम क्लोजिंग द सेशन। So this is all about from today's session. Okay, so from my side guys, that's all about in this lecture. So bye guys, I will meet in next lecture.